Hello students, in today's video lesson we are going to learn some very basic and important phasor diagrams to give the explanation of alternating currents, and this video is going to be very important to understand the rest of topic in this alternating current or in this chapter. Okay, so first of all we are learning a very important topic from the alternating current point of view, that is phasor diagram. Okay, बेटा क्या चल रहा है फेजर डायग्राम के अंदर? तो फेजर डायग्राम में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे अल्टरनेटिंग करंट के साथ क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर एक तरीके की आप बोलोगे हम लोग एक रेस, एक तरीके का कंपटीशन स्टडी करने वाले हैं किसके बीच में, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में, जब वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे कि जब हम एक अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और सेकेंडली हम लोग उसी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को अगर इंडक्टर पे अप्लाई करें तो कौन सा ज़्यादा फ्लो करता है, कौन सा कम फ्लो करता है, और फाइनली हम लोग उसी को हम लोग कैपेसिटर पे रिलेट करेंगे और फिर तीनों को कंबाइन करके एक टॉपिक बनाएंगे, उसका नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो वो लास्ट टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस एलसीआर सर्किट। वो आपको समझ में तब आएगा जब आप ये पहले अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर आप रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर स्टडी कर पाओगे। ठीक है, और उससे पहले ये तीनों टॉपिक्स आपको तब समझ में आएंगे, मतलब वो रेस जो हो रही है किसके बीच में, अल्टरनेटिंग करंट के बीच में और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में, वो रेस आपको तब समझ में आएगी जब आप किसके बारे में स्टडी करोगे, फेजर डायग्राम्स के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, तो क्या है फेजर डायग्राम, पहले समझते हैं। देखो फेजर डायग्राम, फेजर्स क्या है, फेजर हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, फेजर उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो रोटेटिंग होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं फेजर्स, क्या मतलब होता है फेजर का, कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक ऐसे एक सर्कल बना दिया। ठीक है, उस सर्कल के अंदर एक वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है। लेट्स से मैंने ऐसा एक सर्कल बना दिया, उस सर्कल के अंदर मैंने ये उस सर्कल का सेंटर ले लिया। ठीक है, और ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर लेट्स से ओ ए वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट। ठीक है, ये आपने एक्स एक्सिस दे रखी है, लेट्स से ये आपने एक्स एक्सिस डिनोट कर रखी है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और वर्टिकली आपने क्या ले दिया, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि ये जो वेक्टर आपने ओ ए वेक्टर लिया है, इफ दिस वेक्टर चेंजेस इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी और पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी अगर ये वेक्टर क्या होता है, चेंज होता है, तो कुछ टाइम के बाद दिस वेक्टर गोज टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे चला जाएगा, लेफ्ट से बी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम पे ये सी पोजीशन के ऊपर चला गया। ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर कुछ टाइम के बाद ये डी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर चला जाएगा। तो ये वेक्टर आप देख पा रहे होगे, दिस वेक्टर इज रोटेटिंग, ये वेक्टर क्या कर रहा है, रोटेटिंग हो रहा है। और रोटेशनल वेक्टर को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डायग्राम रोटेटिंग वेक्टर्स को शो करता है उसको क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है सर हम लोग यहाँ पे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास जो फेजर्स है ना, उनमें से दो वेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसको मैं ई लेटर से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ को और अल्टरनेटिंग करंट को। एक्चुअली में अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, लेकिन जब हम इनको फेजर डायग्राम्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी डिपिक्टेड बाय द वेक्टर्स, उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में रेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर ये दोनों किसी भी इंडक्टर से, कैपेसिटर और रजिस्टर से सेम फेज के अंदर होंगे तो हम बोलेंगे दोनों बोथ आर विनर। ठीक है, दोनों विनर हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर आप बोलोगे करंट आगे निकल गया, वोल्टेज पीछे रह गई, तो हम बोलेंगे करंट किसी के अंदर लीड कर गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेग ब्रेक का मतलब पीछे रह गया। ठीक है, और किसी कंपोनेंट के अंदर आउट ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड कर जाती है तो करंट विल बी लेग ब्रेक, करंट क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है, फेजर्स को स्टडी कैसे करते हैं, फेजर डायग्राम्स को प्लॉट कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर जब रोटेट कर रहा था, ओ ए वेक्टर इट फर्स्ट गोज टू लेट मी से ओ बी एक एंगल बनाते हुए, फिर ओ सी पे गया ये एक एंगल बनाते हुए, फिर ये ओ डी पे गया है 90 डिग्री का एंगल। तो अगर इन सभी का ये जो वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं, इन वेक्टर्स का अगर हम लोग एक वर्ड होता है प्रोजेक्शन, ठीक है, अगर इन वेक्टर्स का क्या ड्रॉ किया जाए, प्रोजेक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्शन का मतलब क्या होते हैं, फिजिक्स के अंदर प्रोजेक्शन का मतलब होता है, अगर इस पेन को आप लोग देख पा रहे होगे, इस पेन को अगर मैंने ऐसे वर्टिकल किया तो इसकी शैडो है वो किसके ऊपर बन रही है, बोर्ड पे बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पेन को मैं रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना, अगर इस पेन को रोटेट किया जा रहा है तो इसकी शैडो आपको छोटी होगी, देखो, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस पेन को रोटेट करके इस डायरेक्शन में लेकर आऊंगा तो शैडो बड़ी होती जा रही है, इस पोजीशन पे वर्टिकल होगी शैडो। अब मैं और रोटेट कर रहा हूँ इस पेन को, देखो, तो रोटेट करते करते ये शैडो और छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है और इस पोजीशन के ऊपर लगभग छोटी होगी। अब मैं अगर इसी पेन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाऊँ तो दोबारा से शैडो इंक्रीज हो गई है और ये फिर दोबारा से 0 बन गई। इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पेन को भी तो मैं रोटेट ही कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जहां से मैंने इस पेन को पकड़ रखा है वहां से इस पेन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। तो इस रोटेशनल पेन को, अगर ये इस रोटेटिंग पेन की मैं शैडो ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो साइज ऑफ दैट शैडो इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशन ऑफ द पेन, ठीक है। पेन की रोटेशन के साथ शैडो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे ही हम रोटेटिंग वेक्टर्स को, ध्यान से सुना, रोटेटिंग वेक्टर्स की पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये पीक वैल्यू, ठीक है। कल आपको पढ़ाया था कि एक अल्टरनेटिंग करंट को, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, उसको दो करंट्स की फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। उनमें से एक करंट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक को बोलते हैं पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फिर हम लिखते हैं कैसी वेव में वो फ्लो कर रहा है, तो साइन वेव में फ्लो कर रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और टी हो गया टाइम at the time at which this instantaneous current is measured। ये instantaneous current को हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ इस फेजर डायग्राम में हम दो चीजें शो करने वाले हैं। पहले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट करनी है और पीक वैल्यू। तो मैंने बताया ये जितने भी वेक्टर्स है ना यहाँ पे, ये सारे वेक्टर पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर पीक वैल्यू दे रखी है और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देना, अगर वेव कैसी है, साइन वेव है जो कि होने वाली है, हम हर टॉपिक के अंदर या हर कंपोनेंट के ऊपर जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे, उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अंदर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हम शेप ऑफ वेव हर बार साइन ही लेने वाले हैं, साइन लेने वाले हैं। तो पीक वैल्यू अगर आपके पास गिवन है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है और साइन की फॉर्म में अगर वेव है आपकी, तो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखो आपने ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, सी पॉइंट के ऊपर गया तो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया। अब सी डी ई पॉइंट के ऊपर आए तो प्रोजेक्शन ऐसे फिर ड्रॉ हो गया। तो ये जो भी मैं नोट कर रहा हूँ, ये सारे प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्रोजेक्शंस क्या देते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर जो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, that gives instantaneous value of alternating current as well as alternating EMF, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी फेजर डायग्राम प्लॉट करो, तो मैंने बता दिया फेजर डायग्राम किस क्वांटिटीज को दिखाने के लिए है, ऐसी क्वांटिटी जो सिनुसोइडल, इसका मतलब जो हार्मोनिकली वेरी कर रही है, ठीक है। तो उनमें ज्यादातर हम दो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाले, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट की हर इक्वेशन में दो वैल्यूज होती हैं। एक तो पीक वैल्यूज होती है, जैसे आई नॉट यहाँ पे पीक वैल्यू है, ई नॉट यहाँ पे पीक वैल्यू है। आई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी पीक वैल्यू से अगर साइन की फॉर्म में दोनों लिखे हुए, साइन की फॉर्म में लेके आएंगे हम लोग हर इक्वेशन को, हर ये जो करंट की इक्वेशन हुई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू इक्वेशन हुई, इसको साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको किस पे ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। इसका मतलब प्रोजेक्शन ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस विल गिव द वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताने वाला है। अगर आप प्रोजेक्शन करंट का ड्रॉ करोगे तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, प्रोजेक्शन अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ड्रॉ करोगे तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है आपको कि फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम इज ए वे ऑफ शोइंग इजीली that how
अल्टरनेटिंग करंट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो उनमें से कौन सा जीतता है उस रेस को। ठीक है, रेस जीतने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट आगे चलता है या वोल्टेज पीछे चलती है, वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे चलती है। ये सारी चीजें आप आगे 3 टॉपिक्स में देखने वाले हो बार बार। ठीक है, तब फेजर डायग्राम के ऊपर इतना कंसंट्रेट करके हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लेते हैं मैं एक सिंपल सा फेजर डायग्राम बना देता हूँ। फेजर डायग्राम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाला एक डायग्राम होता है। तो एक्स वाई बना दिया आपने। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम आप जब भी करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ओमेगा टी लेके चलेंगे। ओमेगा टी विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी ले लो या आप बोलोगे टाइम भी ले सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है। अगर आप जब भी कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करोगे, लेट मी से मैंने एक लिख दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको ये बोला जाए कि इस इक्वेशन को, इस अल्टरनेटिंग ईएफ की इक्वेशन को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले ई नॉट को रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएफ साइन फॉर्म है। ठीक है, साइन फॉर्म जब भी होगी द टेल ऑफ दैट वेक्टर वुड बी एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर उस वेक्टर का क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक है, साइन वेव है। ओके, ओमेगा टी यहाँ पे बेटा थीटा है, थीटा का मतलब एक तरीके का एंगल है। तो जब भी आप कोई भी वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वहां पे एंगल सबसे पहले ओमेगा टी लोगे। जब अगर मेरे को अल्टरनेटिंग या कोई इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था फेजर डायग्राम पे, तो मैं एक ऐसे फेजर खींच दूंगा। फेजर का मतलब एक मैंने वेक्टर प्लॉट कर दिया। मैंने कहा वेक्टर का जो एरो है, वेक्टर का एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग किसी भी चीज की। मान लेते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो पीक का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, अगर इससे एक तो आपने वेक्टर लिया, लेट मी से ये वाला ओ ए वेक्टर, तो इस ओ ए वेक्टर का एक्चुअल लेंथ इसी डायरेक्शन में, और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लेता हूं तो इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ऊपर आ गई। लेट मी से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया आपने ओबी वेक्टर के लो, तो ऑब्वियसली बात है ओबी वेक्टर छोटा है आपका और आपका पीक वेक्टर ओए वेक्टर बड़ा है। ठीक है, और बड़ी चीज ये क्या कहलाती है, पीक या मैक्सिमम कहलाती है। तो ओ ए यहाँ पे ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएफ, ओबी वेक्टर रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएफ। आई इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपने साइन के साथ जो एंगल दे रखा है वो साइन के साथ एंगल लिख देंगे। ओमेगा टी है, एंगल हो गया है आपके पास ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, ऐसे आपको सारे अल्टरनेटिंग ये डायग्राम्स क्या करने हैं, प्लॉट करके दिखाने हैं। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम के बारे में था। अगर इसी के अंदर लेट मी से आपका I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसा कोई फेजर डायग्राम बनाना होता, मतलब आप ये देखना चाहते थे कि करंट और वोल्टेज किसी डिवाइस किसी कंपोनेंट से फ्लो कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट ये फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग ईएफ ये फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो इसके अंदर ई नोट आपने सबसे पहले पीक वैल्यू दिखाई, आई नोट आपने दिखाई कौन सी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको ये बात तो क्लियर है कि घर में आने वाला करंट है ना, मैंने बताया था ये चीज, घर में आने वाला करंट है ना, उसके अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, आरएमएस वैल्यू। करंट अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अल्टरनेटिंग ईएफ के अंदर एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो जो वैल्यू जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लिखी आती है वो कौन सी वैल्यू होती है, लास्ट ऑनलाइन लेसन में आपको पढ़ाया था, आरएमएस वैल्यू होती है, या उसका दूसरा एक नाम और भी होता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, उसको कहा जाता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, और एक और नाम होता है उसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, वर्चुअल वैल्यू। तो ये बात आप क्लियर करो आपने कि दुनिया में कहीं भी अल्टरनेटिंग ईएफ की कोई वैल्यू लिख रखी होगी, वो अल्टरनेटिंग ईएफ की वैल्यू, लिखी हुई वैल्यू, डिक्टेट वैल्यू है ना, वो हरदम आपको आरएमएस वैल्यू मिलेगी, वर्चुअल वैल्यू मिलेगी या इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मान लेते कोई वैल्यू लिखी होती है तो आरएमएस, इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अल्टरनेटिंग, तुम लोग देखते होगे अल्टरनेटिंग ईएफ ज्यादातर हम लोग 220 वोल्ट लेके चलते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हैं, एक बल्ब भी अगर हम पहले लेके आते थे तो उसके ऊपर 100 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा होता था। ठीक है, 100 वोल्ट उसकी पावर रेटिंग होती थी, 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज रेटिंग होती थी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेटिंग होती थी। ठीक है, तो यहाँ 220 वोल्ट बल्ब के ऊपर लिखा है ना, ये इसकी कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, आरएमएस वैल्यू। और जनरली जो हमारे घर में जो छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, उनमें करंट फ्लो करता है 5 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर, उससे थोड़ा सा ज्यादा और लेते हैं 15 एम्पियर, लगभग अपने एयर कंडीशनर्स होते हैं ना उनके अंदर फ्लो करता है 15 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो इस बात को समझो कि मैग्नीट्यूड हरदम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का बड़ा मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट का क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा।
ठीक है, क्यों समझा रहा हूँ ये बात मैं आपको, क्योंकि मैं आपको एक ही फेजर डायग्राम के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का फेजर शो करने वाला, मतलब सेम फेजर डायग्राम के अंदर आप अल्टरनेटिंग करंट को शो करूंगा। तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे शो कर पाऊंगा मैं इसको, देखो आपने कहा हर पॉइंट के ऊपर अल्टरनेटिंग ईएमएफ बड़ा होता है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो वेक्टर होगा ना, हर डायग्राम के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वेक्टर मैं बढ़ा लूंगा। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट का वेक्टर क्या शो करूं, देखो करंट आगे है पीछे और बराबर है, ये देखने के लिए साइन के बाद एंगल देखना है। साइन का एंगल यहाँ भी ओमेगा टी है, साइन का एंगल यहाँ भी कितना है आपके पास, ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अगर दोनों जगह साइन का एंगल ओमेगा टी है तो ये बात पक्का हो गया कि करंट भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ वेक्टर के अलोंग ही है। तो यहाँ पे मैंने करंट शो कर दिया, लेकिन आप देख पा रहे होगे करंट का वेक्टर है जो ओ और रेड क्रॉस दिखाया, रेड एरो दिखाया है, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो वेक्टर था वो था ओ ए वेक्टर। तो मैंने करंट का वेक्टर छोटा शो किया है लेंथ में, द रीजन बिहाइंड इट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लेसर देन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे आप लोग इसकी करंट की पीक वैल्यू लिख लो, तो करंट की पीक वैल्यू देखो क्या लिखी हुई है, आई नॉट लिख दिया। क्लियर है चीज। अब बैंक को करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करना है, तो वही चीज, अगर कोई चीज साइन वेव की फॉर्म में होती है तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट की जाती है ड्रॉइंग ए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ऑन द फ्रॉम द पीक पॉइंट। पीक करंट से वाई एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करके, सॉरी प्रोजेक्शन ड्रॉ करके। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया बी डैश। ठीक है, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे लेट मी सी, इस पॉइंट को मैं ए डैश नाम दे देता हूँ। तो इस फेजर डायग्राम के अंदर ओ ए डैश वेक्टर हो गया ना, वो हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ओ बी डैश हो गया, वो हो गया आपके पास कौन सी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग है। दोनों साइन साइकिल है और दोनों एक डायरेक्शन में शो करने का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसको ऐसा डायग्राम में आपको रजिस्टर में शो करूंगा, उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन फेज इन रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के अंदर क्या होते हैं, इन फेज होते हैं बेटा। इन फेज होने का मतलब ये होता है दोनों के अंदर कोई फेज का डिफरेंस, फेज का मतलब होता है एंगल, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस कब होगा, जब ऐसा हो जाए कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो आ जाए E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी के बराबर, ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर, और किसी के अंदर करंट ऐसे आ जाए I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और मान लेते हैं यहाँ आ जाता है प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस होता तो सॉरी प्लस होने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, कि देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो ओमेगा टी पे था और करंट है ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, तो करंट पाई बाई 2 डिग्री आगे चल रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ पाई बाई 2 पीछे है। तो आप बोलोगे इस केस के अंदर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब आगे चल रहा है किससे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से, कितने डिग्री के एंगल से, पाई बाई 2 के एंगल से। ठीक है, तो ऐसे कभी भी आ जाएगा तो उसका भी फेजर डायग्राम हम प्लॉट करके दिखाएंगे कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ जाता तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्लियर हो गया ना आपको कि हम रजिस्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर एक तरीके की करंट और वोल्टेज की क्या पढ़ने वाले हैं, एक रेस पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर अगर दोनों तरफ, अगर दोनों के लिए फेज एंगल 0 होता है, या बोलोगे ओमेगा टी साइन के बाद एंगल आता है, तो इसका मतलब ये हो गए इन फेज का मतलब नो फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर एक के साथ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा आता है, जिसका मतलब वो पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पीछे रह गई, दूसरी आगे निकल गई। और अगर एक के साथ प्लस पाई बाई 2 लिखा जाता है, तो इसका मतलब करंट आगे निकल गया, वोल्टेज क्या रह गई, पीछे रह गया। तो बड़ा सिंपल, करंट वोल्टेज के बीच में तीनों कंपोनेंट के लिए, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए रेस और कंपटीशन शो करने वाले एक डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, लेट मी अगेन क्लेरिफाई यू, फेजर्स क्या होते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग करंट एंड वोल्टेज इज ट्रीटिंग एज ए वेक्टर हियर, बट दे आर नॉट सो एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली में करंट और वोल्टेज क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ सिनुसोइडली वेरी कर रहे हैं। सिनुसोइडल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ करंट और वोल्टेज साइन वेव की तरह चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, एसी करंट ऐसे चल रहा है, मान इधर आपने करंट दिखा रखा है, इधर टाइम हो गया, इधर आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिखा रखी है, इधर टाइम, तो दोनों इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चलने का मतलब ये दोनों टाइम के साथ भी और पोजीशन के साथ भी अपनी मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ऐसी क्वांटिटी जो टाइम और पोजीशन के साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं
रोटेटिंग वेक्टर्स, ठीक है, या उनको हार्मोनिकली वेरिंग क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। हार्मोनिक का मतलब साइन वेव और कोस वेव के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करते हो, चेंज। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर डायरेक्शन तो चेंज होती है, रिवर्स पीरियोडिकली रिवर्स होती है, लेकिन करंट की वैल्यू हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और प्लॉट करते हैं। देखो ये तो मैंने इसका फेजर डायग्राम प्लॉट किया, फेजर डायग्राम के साथ साथ है ना वेव डायग्राम और दिखाया जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई इन्हीं दो क्वांटिटीज का, एक क्वांटिटी थी I = I नॉट साइन ओमेगा टी, एक ले लिया E = E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटीज का अगर आपको वेव डायग्राम और खींचना होगा, क्योंकि बुक के अंदर वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम साथ साथ प्लॉट कर रखे हैं, तो कैसे करेंगे देखो, ठीक है। इसी के साथ वेव डायग्राम बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये वेव डायग्राम हो जाएगा, वेव डायग्राम में यहाँ पे ओमेगा 2t शो कर दिया, इधर y एक्सिस ले लिया, इस पे दोनों क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलोगे सर ये डॉटेड लाइन तो आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दोनों साइन वेव है तो दोनों का साइन वेव बनाना है। मैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग ईएमएफ का साइन वेव बनाऊंगा हर फेजर डायग्राम के, हर फेजर के साथ वेव डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, साइन ओमेगा टी, और मैंने आपको साइन वेव का डायग्राम बनाना सिखाया, ऐसे बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं डॉटेड लाइन से ऊपर लेके गया हूं किस पॉइंट को, इसके पीक को। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का पीक करंट यहाँ पे आएगा ना, क्यों ऊपर लेके गया हूं, क्योंकि डॉटेड लाइन तो इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करती है, और इंस्टेंटेनियस करंट एक ही सर्कल, एक साइकिल के अंदर, एसी के एक साइकिल के अंदर दो पॉइंट के ऊपर पीक ईएमएफ के बराबर या पीक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बराबर होता है, अदरवाइज कम होता है। तो ये जो आपको साइकिल बनाओगे, ये साइकिल इन डॉटेड लाइन से ऊपर लेके जाना है। जैसे मैंने ब्लैक लाइन साइकिल किसके लिए बनाया है, ब्लैक साइकिल के लिए, किसके लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का साइकिल मैंने बड़ा बना दिया, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साइकिल का पीक वैल्यू मैं डॉटेड लाइन से ऊपर लेके गया हूं, क्लियर है। अगर इसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट का बनाना होता तो हमने क्या कहा, ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे सेम फेज में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम है वो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जैसा ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अल्टरनेटिंग करंट, जिस पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम आ रहा है उसी पॉइंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी मैक्सिमम आना चाहिए। जिस पॉइंट के ऊपर अल्टरनेटिंग ईएमएफ का क्या, करंट का क्या बना है, जिस पॉइंट पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ 0 आया है उस पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट भी 0 आएगा, जिस पॉइंट पे वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये चीज, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो दोनों का पीक एक साथ आया, दोनों की स्टार्टिंग एक साथ, दोनों का 0 एक साथ, दोनों का नेगेटिव पीक एक साथ, और दोनों का दोबारा 0। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं थ्रू, आगे दिखाएंगे किस क्वांटिटी के लिए फ्लो करेंगे, रेजिस्टर के लिए फ्लो करेंगे, ठीक है। और एक साथ इनका ऊपर जाना और एक साथ इनका नीचे आना क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों सेम रेस के अंदर बोथ आर विनर, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, और जिस कंपोनेंट के अंदर ये एक साथ चलने वाले हैं उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में अभी शो कर देता हूं, देखो फेजर डायग्राम के साथ साथ ही समझा देते हैं। कंपोनेंट तो हम लोग उस कंपोनेंट को बोलते हैं व्हेन AC करंट अप्लाइड अक्रॉस, ठीक है, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ समझा देते हैं। AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ठीक है। क्या है टॉपिक का नाम, कि अगर एक AC सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर है, ठीक है, एक सिर्फ रजिस्टर है, ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे R वैल्यू का, और उसको AC करंट से कनेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे एक साइन वेव डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और AC हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। लेट मी से जो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई किया वो है E = E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसकी वजह से लेट मी से I करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रजिस्टर, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग, हम ये करने वाले हैं कि रजिस्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कैसे बिहेव करता है। बिहेव का मतलब क्या होता है, इन दोनों के साथ सेम बिहेवियर होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों को इन फेज में रखना, ठीक है। और करंट आगे निकाल देना, वोल्टेज पीछे निकाल दे, इसका मतलब पार्शियल हो जाती है कोई कंपोनेंट उसके लिए, ठीक है। भेदभाव करने लग जाता है कि करंट को ज्यादा फ्लो करवा दिया उसने, वोल्टेज को क्या फ्लो करवाया
रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया। और कोई कंपोनेंट ऐसा भी होगा जो वोल्टेज को फ्लो करवा देगा, करंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद द रेजिस्टर ओनली। रेजिस्टर के साथ कैसे बिहेव करता है अल्टरनेटिंग करंट। हमने कहा हमने एक रेजिस्टेंस लिया, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या अप्लाई किया है, एक अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने से करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट एन इंस्टेंट टी, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रजिस्टर ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ दिस करंट विच बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR के बराबर होगा, ये होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम के ऊपर किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी टाइम्स इट इज इक्वल टू करंट टाइम्स ऑफ R के बराबर हो गए, ठीक है। बेटा यहाँ से आपको रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट हो जाएगा, करंट को एक साइड ले लिया आपने, E नॉट डिवाइडेड बाई R एक साइड ले लिया और साइन ओमेगा टी आ ले लिया, ठीक है। अब आप लोग देख क्या रहे हो सर्किट के अंदर कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो आपने अप्लाई कर दी, करंट कैसी फॉर्म क्या आता है रजिस्टर से, ठीक है। तो उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास आ गया I इज इक्वल टू E नॉट बाई R। E नॉट क्या है आपके पास, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, रेजिस्टेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस हो गई है, R रेजिस्टेंस हो जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट आता है। अगर आपका वोल्टेज भी पीक थे तो करंट भी क्या आ जाएगा, पीक आ जाएगा। इस वैल्यू की जगह आप लोग क्या रख दोगे, I नोट रख दोगे, साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, ठीक है, कि रजिस्टर ही एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के साथ कोई पार्शियलिटी शो नहीं करती। सिंपली मींस रजिस्टर बिहेव सेम बोथ अल्टरनेट फॉर AC एज वेल एज DC, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे साथ साथ हमने ये भी देखा कि रजिस्टर से अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट साथ साथ और सेम मैग्नीट्यूड के फ्लो करते हैं। किसी को ज्यादा फ्लो करवाता है अपने अक्रॉस, ना ज्यादा ड्रॉप पोटेंशियल अल्टरनेटिंग ईएमएफ को करता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, मैंने रिप्रेजेंट करने की आपको ये बताने की कोशिश की है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज रिमेन्स इन फेज थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर से दोनों क्या रहते हैं, इन फेज होते हैं, और इन फेज का डायग्राम मैं आपको रिप्रेजेंट कर चुका हूं, ठीक है। इन फेज दिखा भी चुके हैं कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब मैक्सिमम बनता है तो अल्टरनेटिंग करंट भी मैक्सिमम बनता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब जीरो बनता है तो अल्टरनेटिंग करंट भी जीरो बनता है, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब नेगेटिव मैक्सिमम बनता है तो अल्टरनेटिंग करंट भी क्या बनता था, नेगेटिव मैक्सिमम बनता था आपके पास, ठीक है। साथ में आप क्या बोलोगे, अगर इसको हम लोग क्या कर दें, इस को हम लोग ओम्स लॉ से कंपेयर करें, ठीक है, ओम्स लॉ के साथ कंपैरिजन करें, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे टोटल क्या कहा था आपने, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस दोनों को रेजिस्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को भी रेजिस्ट करता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन DC एंड AC सर्किट्स इज सेम, ठीक है। एक रजिस्टर का बिहेवियर AC सर्किट और DC सर्किट दोनों के लिए क्या रहता है, सेम होता है। रेजिस्टेंस कैन रिड्यूस अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज डायरेक्ट करंट, दोनों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और हमने बता दिया जब भी किसी रजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्लो करेंगे तो वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम फेज रहेंगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसे के ऐसे टॉपिक्स जो आपने अभी पढ़े हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाई करंट, अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा, ये सेम टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर। वो हम स्टडी करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली और AC सर्किट कंटेनिंग आइडियल कैपेसिटर ओनली, ठीक है। दोनों की स्टडी मतलब दोनों का बिहेवियर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।